आज बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे मुकदमे की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लाहौर षड्यंत्र केस। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था, बल्कि ये कहानी है क्रांति, कानून और विचारधाराओं के टकराव की। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है भगत सिंह, जिनका ये कहना था कि वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। देखिए, यही बात इस पूरे मामले की जड़ है। लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, लड़ाई थी एक नए राष्ट्र की आत्मा के लिए। और विचारों की ये जंग आज भी उतनी ही अहमियत रखती है। तो इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे क्रांति के उन कामों की, फिर समझेंगे बम के पीछे का फलसफा क्या था, इसके बाद देखेंगे आज़ादी के 2 अलग-अलग रास्ते, और फिर आएंगे मुकदमे और उस मशहूर समझौते पर, और आखिर में बात होगी एक शहीद की विरासत की। तो शुरुआत कहाँ से हुई? इस क्रांति की चिंगारी भड़की कहाँ से? ये सब शुरू हुआ राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत के बाद। हुआ ये था कि एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। अब क्रांतिकारियों ने 2 बड़े कदम उठाए, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। पहला था सॉन्डर्स की हत्या, जो 17 दिसंबर 1928 को हुई। ये लालाजी की मौत का सीधा सीधा बदला था। और दूसरा, ठीक कुछ महीनों बाद 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। यहाँ मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरी हो चुकी सरकार को अपनी आवाज सुनाना था। तो एक काम बदले के लिए था, दूसरा प्रचार के लिए। और देखिए, HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने इसे छिपाया नहीं। उन्होंने पोस्टर लगाकर साफ साफ ऐलान किया, सावधान नौकरशाही, जेपी सॉन्डर्स मर चुका है, लाला लाजपत राय का बदला ले लिया गया है। मतलब ये ब्रिटिश हुकूमत को एक खुली चुनौती थी। चलिए अब बात करते हैं उस दूसरे एक्शन की, असेंबली बमबारी। ये कोई आम आतंकवादी हमला नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन था, एक सोची समझी रणनीति थी, जिसे कहते हैं प्रोपेगेंडा बाय डीड, यानी अपने काम से अपनी बात कहना। देखिए, यहाँ भगत सिंह और उनके साथियों का इरादा किसी को जान से मारना था ही नहीं। उनका असली मकसद था गिरफ्तार होना। जी हाँ, गिरफ्तार होना। क्यों? क्योंकि वो अदालत को एक मंच बनाना चाहते थे, एक ऐसा स्टेज जहाँ से उनकी आवाज़, उनकी क्रांति की आवाज़ पूरे देश तक पहुँच सके। उन्हें पता था कि मुकदमे की हर बात अखबारों में छपेगी, और वही उनका सबसे बड़ा हथियार था। अब यहाँ कहानी में एक जरूरी मोड़ आता है। हमें थोड़ा रुक कर उस दौर के सबसे बड़े वैचारिक संघर्ष को समझना होगा। भारत की आज़ादी कैसे मिलेगी? इस सवाल पर 2 बहुत बड़े विचार, 2 बहुत बड़ी शख्सियतें आमने सामने थीं। एक तरफ थे भगत सिंह और दूसरी तरफ महात्मा गांधी। दोनों का लक्ष्य भारत की आज़ादी था, पर रास्ते बिल्कुल अलग। गांधी जी का रास्ता था अहिंसा का, सत्याग्रह का। वहीं भगत सिंह सशस्त्र संघर्ष को एक भयानक जरूरत मानते थे। इसे ऐसे समझिए, गांधी जी का मानना था कि आज़ादी का ताला खोलने के लिए हमें सब्र से एक चाबी बनानी होगी। वहीं भगत सिंह को लगता था कि घर में आग लगी हुई है और दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। और भगत सिंह का सपना सिर्फ राजनीतिक आज़ादी का नहीं था, वो एक समाजवादी गणराज्य चाहते थे, एक ऐसा देश जहां कोई किसी का शोषण ना कर सके। भगत सिंह इस पूरी लड़ाई को एक अलग नज़रिए से देख रहे थे, जिसे हम मार्क्सवादी नज़रिया कहते हैं। उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ भारत बनाम ब्रिटेन नहीं थी, ये असल में एक क्लास वॉर थी, एक वर्ग संघर्ष था, मजदूरों और किसानों का संघर्ष, शोषक ब्रिटिश पूंजीपतियों और उनके नौकरशाहों के खिलाफ। उनका मकसद सिर्फ गोरे साहबों को हटाकर भूरे साहबों को लाना नहीं था, बल्कि शोषण के पूरे सिस्टम को ही उखाड़ फेंकना था। तो चलिए अब वापस कहानी पर लौटते हैं। एक तरफ अदालत में कानूनी लड़ाई चल रही थी, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे बड़ी बड़ी राजनीतिक बातचीत हो रही थी, जिससे इन क्रांतिकारियों का भविष्य तय होना था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि सरकार कितनी जल्दी में थी। जुलाई 1929 में मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन फिर मई 1930 में वाइसरॉय एरविन ने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया। इसका मतलब मुकदमे को फास्ट ट्रैक किया गया और अपील करने का हक भी छीन लिया गया। सब कुछ एक तयशुदा सजा की तरफ बढ़ रहा था, और आखिरकार अक्टूबर 1930 में फैसला आ गया। अब यहाँ गांधी जी के रोल को समझना बहुत जरूरी है।
जब वो वाइसरॉय इरविन से बात कर रहे थे तो उन्होंने भगत सिंह की सजा माफी को गांधी इरविन समझौते की शर्त नहीं बनाया। उनकी रणनीति थोड़ी अलग थी। उन्होंने फांसी को टालने पर, उसे सस्पेंड करने पर जोर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि अगर फांसी कुछ वक्त के लिए टल गई तो माहौल बदलेगा और शायद बाद में सजा को कम करवाया जा सकेगा। लेकिन वाइसराय इरविन के हाथ भी बंधे हुए थे। उन पर अपनी ही सरकार का जबरदस्त दबाव था। पंजाब के बड़े बड़े ब्रिटिश अफसरों ने धमकी दे दी थी कि अगर इन क्रांतिकारियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदला गया तो वो सब एक साथ इस्तीफा दे देंगे। इस धमकी ने वाइसराय के लिए कोई भी रियायत देना नामुमकिन सा कर दिया था। और अब हम कहानी के सबसे दुखद हिस्से पर आते हैं, फांसी और उसके बाद उठा विवाद। इस घटना ने भगत सिंह को हमेशा के लिए अमर कर दिया, पर अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ गई। अपनी आखिरी याचिका में भगत सिंह ने कमाल का कानूनी दाव खेला। उन्होंने कहा, अदालत ने हमें युद्ध छेड़ने का दोषी माना है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अदालत खुद मान रही है कि एक युद्ध चल रहा है। क्या जबरदस्त तर्क था। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी आखिरी मांग रखी। उन्होंने कहा कि अगर हम युद्धबंदी हैं तो हमारे साथ अपराधियों जैसा सलूक क्यों? हमें फांसी पर लटकाने के बजाय एक सैनिक की तरह गोली से उड़ा दिया जाए। ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर तमाचा था। वो कह रहे थे कि हम अपराधी नहीं, आज़ादी के सिपाही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इस खबर के फैलते ही पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई और इसकी सीधी आंच महात्मा गांधी पर आई। बहुत से लोगों को लगा कि गांधी इरविन समझौते से इन नौजवानों की जान बचाई जा सकती थी, जो नहीं हुआ। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी देश को अपने नायकों को कैसे याद करना चाहिए? क्या सिर्फ उनके बलिदान के लिए या फिर उन विचारों के लिए जिनके लिए वो लड़े? भगत सिंह की विरासत दोहरी है। एक तरफ उनकी शहादत है और दूसरी तरफ उनकी क्रांतिकारी समाजवादी सोच। और ये दोनों ही हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच्ची आज़ादी के मायने क्या हैं।